देखिए यहाँ पर हम ITR वन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, ITR वन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे रखी है वो हम देखेंगे। ITR वन जो है सैलरीड पर्सन के लिए, जिन पर्सन्स की सैलरी आती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट से चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो ITR फॉर्म नंबर 1 भर सकते हैं। तो इसके सारे इंस्ट्रक्शन हैं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसी से हम देख रहे हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का प्रूफ है। देखिए ये इनकम टैक्स होम में हम गए, ये देखिए ये यहाँ पर स्टार्टिंग हो गए हैं। ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक ये एक्सटेंड कर देंगे। और बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं ITR से रिलेटेड। तो हम जाते हैं मेनू में और इंस्ट्रक्शन देखते हैं ITR के कंप्लीट जो भी इंस्ट्रक्शन है इंडिविजुअल कैटेगरी में, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर टैक्स रिटर्न। अब ITR वन का यूज़र मैनुअल हम खोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चाहिए, क्यों यूज करना है, कौन भर सकता है, और फिर इसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, बैंक डिटेल्स को किस तरीके से दिखाना है, ग्रॉस इनकम को किस तरीके से दिखाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अदर सोर्सेज से इनकम जो क्या होगी, टोटल डिडक्शन तुम्हारा क्या होगा, उसको वेरीफाई करना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब पहले वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ तक भरने तक, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखा है। तो ये हम देख लेते हैं पहले स्टार्टिंग से। ITR वन हमें कहाँ कैसे भरना है, रजिस्टर्ड ई पोर्टल से भरना है, जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल है वहीं से हमें भरना है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ITR वन को ऑनलाइन भर सकते हैं आप, या फिर ऑफलाइन एक्सेल सीट HTML यूटिलिटी से भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए ई फिलिंग पोर्टल पर, यूज़र ID पासवर्ड उसके पास होना चाहिए, उसका पैन कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए, और रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन का होना चाहिए कि वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर पैन आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पैन आपका इनऑपरेटिव बताएगा। इस केस में आपको क्या करना है, आपको एक टिकट मैसेज बनाना है कि योर पैन मेड इज़ इनऑपरेटेड नॉट लिंक्ड विद आधार, सम ऑफ द एसेस में बी लिमिटेड, यू कैन लिंक एंड मेक योर पैन ऑपरेटिव आफ्टर पेमेंट। मतलब यहाँ पर 230H के थ्रू आप कुछ पेमेंट करके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद में प्री वैलिडेट करना है आपको एटलीस्ट 1 बैंक, ताकि आपको रिफ़ंड आ सके। वैलिड मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ई वेरिफिकेशन के लिए। और फिर उसके बाद में जो भी यूटिलिटी है या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अगर आप ऑफलाइन मोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब फॉर्म के बारे में देखें, ये इस फॉर्म का पर्पज़ क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है, इस फॉर्म का पर्पज़ है ITR वन है, ये इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है ताकि इनकम टैक्स रिटर्न है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड पर्सन है भर सके, ठीक है, आसानी से सैलरीड पर्सन भर सके, इसके लिए यूज किया गया है। कौन इसको यूज कर सकता है, टोटल इनकम जिसकी 50 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ पर यूज कर सकता है। इनकम जिसकी सैलरी से आती है, सैलरी के साथ में वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर है उसके पास, उसकी प्रॉपर्टी से इनकम आती है, फैमिली पेंशन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से नीचे, वो यहाँ पर बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A के अंदर अप टू 1.25 लाख, तो वो बढ़ सकता है। और अदर सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड है। इंटरेस्ट जो आपका सेविंग अकाउंट से आता है, इंटरेस्ट आपका डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस से आता है,
इंटरेस्ट आपका जो इनकम टैक्स रिफंड से आया है, इंटरेस्ट एनहेंस कॉम्पेंसेशन से आया है, कोई अदर इंटरेस्ट आया है आपका, या फैमिली पेंशन, ये सभी हैं, इसको यूज कर सकते हैं जिनकी इनकम यहाँ से हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन आपका म्यूचुअल फंड खरीदने बेचने से इनकम हुआ है तो उसको आप ITR 2 भरना होता है, ITR 1 आप वहाँ पर नहीं भर सकते। इनकम ऑफ स्पाउस अदर देन दोज कवर्ड अंडर द पोर्टुगीज सिविल कोड माइनर इज कवर्ड ओनली इफ दिस सोर्स ऑफ इनकम विद इन दी स्पेसिफाइड लिमिट एज मेंशन्ड अबव। यानी इनकम है स्पाउस की, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ITR 1 है किसके द्वारा नहीं भरा जाएगा, मतलब जिनकी इनकम यहाँ से प्राप्त होती है उनको नहीं भरना है। जैसे कौन कौन सी इनकम है जो यहाँ से प्राप्त होती है, जो नॉन रेजिडेंस इंडिया है NRI, उनको नहीं भरना है। जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है उनको नहीं भरना है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर एक्सीड हो रही है तो उनको नहीं भरना है। इनकम जो लॉटरी से या रेस हॉर्स या लीगल गैम्बलिंग से प्राप्त हुई है तो उनको नहीं भरना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी टैक्सेबल कैपिटल गेन अगर मिला है तो उनको भी ये फॉर्म नहीं भरना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ऊपर है तो ये नहीं भरना है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है तब इनको नहीं भरना है। बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो इनको नहीं भरना है। अगर डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो नहीं भरना है। अगर डिडक्शन हुआ है 194N इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू तो ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। हैज डिफर्ड इनकम टैक्स, जैसे एम्प्लॉय से रिसीव हुई है और उसमें कुछ चेंजेज हैं, ESOP रिसीव्ड हुआ है तो ये नहीं भरना है। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टीज इनकम है तो ये नहीं भरना है। और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन ITR 1 के अंदर नहीं आ रही है उनको भी नहीं भरना है, फिर उनको दूसरा फॉर्म भरना है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म में आपके पास में क्या क्या चीज़ें आएंगी। टोटल फॉर्म के यहाँ पर 5 पार्ट हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी, टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स कितना देना है आपको और टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है। ये 5 सेक्शन हैं जो कि ITR 1 फॉर्म में बताए गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो प्री वैलिडेटेड होती है। ऑटो फिल्ड भी आ जाता है कभी कभी डेटा E-फिलिंग पोर्टल से, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। नेसेसरी चेंज जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं और बैंक डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके आ जाएगी फिलिंग, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स की डेटा दिखेगा। उसके बाद में फिलिंग टाइप डिटेल है, आपको 139(1) के थ्रू आपको भरना है ये, क्योंकि आप लास्ट डेट से पहले भर रहे हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल आपको वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, और अगर आप फाइनेंस एक्ट के थ्रू नो टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑल टैक्स रिजीम में आप जा सकते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आप नई टैक्स रिजीम के थ्रू भरेंगे और यहाँ पर 139(1) के अंदर ये चीज़ें भरी जाएंगी। ठीक है, अब फिर ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी क्या क्या आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएंगी आपको। आप इन इनकम को एडिट कर सकते हैं सोर्स को, सैलरी से, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, इंटरेस्ट से, फैमिली पेंशन से, इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। और फिर एक्सेप्ट इनकम अगर है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, जो इनकम आपकी एक्सेप्ट हो रही है। जैसे ये सैलरी इनकम आ गया, अलाउंस अंडर 10S के थ्रू अगर आपका आ रहा है कुछ 71, 72, 73 के थ्रू तो इसको कर सकते हैं। 89A के थ्रू है, नेट सैलरी कितनी बैठ रही है, डिडक्शन कितना बैठ रहा है। तो जब हम ये 10A के थ्रू या 89A के थ्रू जब सैलरी डालते हैं या इनकम डालते हैं तो नेट सैलरी में डिडक्शन हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम है। उसके बाद में आपने कोई इंटरेस्ट, बोरोवर कैपिटल से कोई इंटरेस्ट आ रहा है क्या, वो आपको डाल देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कोई इनकम आई है तो वो आपको डाल देना है।
एक्सेम्प्ट इनकम कोई आप ऐसी इनकम है कि जो टैक्स से बचा रही है आपको, वो डाल देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको डाल देना है यहाँ पे। कितना टोटल सेल है, कितना टोटल खरीदा है, कितना टोटल बेचा है, तो टोटल कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पे। लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, गेन होगा तो गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर आपका आ जाएगा टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन जो भी आपका बैठेगा, जैसे कि टोटल डिडक्शन में आपका एनपीएस में जो पैसा डालते हैं आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आपने पैसा डाला है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई फंड में आपका पैसा डाला है तो यहाँ पे आ जाएगा। 80G के थ्रू फंड में, 80D के थ्रू है ये हेल्थ एंड इंश्योरेंस में है, 80CCD2 के थ्रू है ये एनपीएस के लिए है, 80GGA2 है ये डोनेशन है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 80TTA है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो वहाँ से जो पैसा आया वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है वो भी यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद में एडिशनल क्लेम यहाँ पर 2025-26 में दिया है, तो ये आप देख सकते हैं 25-26 में सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्लेमिंग डिडक्शन में। जैसे आपने 80C लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू लिया है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, पॉलिसी का नंबर डालना है आपको डॉक्यूमेंट्स में, अमाउंट कितना एलिजिबल है और पॉलिसी का नंबर डालना है। एक तो यही नई चीज़ जुड़ी है 80C के थ्रू। फिर 80CCD1 के थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको अमाउंट कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको डाल देना CCD1 के थ्रू। ठीक है, पेंशन स्कीम में कितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस डालना है, किसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और हेल्थ पॉलिसी का अमाउंट क्या है। फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट का, पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डिपेंडेंट हु इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबिलिटी में 80DDD के थ्रू आप उसका मेडिकल मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट, हायर एजुकेशन के लिए जो इंटरेस्ट लगा है आपका 80E के थ्रू आप बच सकते हैं इसको। 80GG के थ्रू रेंट अगर आपने पेड किया है तो उससे आप बच सकते हैं। हाँ, 80GG के थ्रू। तो ये नई चीज़ जुड़ी है यहाँ पे नई टैक्स रिजीम में। क्लेमिंग डिडक्शन आपने डाले हैं यहाँ पर, रेंट भी आप बचा सकते हैं, रेंट पेड किया है तो रेंट भी आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा न्यू टैक्स रिजीम में, इफ़ यू नॉट ऑप्टेड ऑल टैक्स रिजीम ओनली डिडक्शन अंडर दी 80CCD, अगर फॉर फाइनेंशियल ईयर डिफ़ॉल्ट रिजीम इज न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपने न्यू टैक्स ऑल टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं की है तो ओनली डिडक्शन अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू टायर NPS1 अकाउंट सेक्शन and 80 CCH amount deposited in the अग्निवीर कॉर्पस विल बी एलिजिबल टू यू। अगर हम NPS यूज करते हैं तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में NPS या न्यू टैक्स रिजीम यूज करते हैं तो रेंट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है, सिर्फ दो ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, CCD2 और CCH। अग्निवीर में फंड में आपने पैसा दिया है तो वो आपको दिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपका आ जाएगा टैक्स पेड, आपने कितना टैक्स पे किया है। ठीक है, तो टैक्स पे आप देखेंगे TDS, सैलरी, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको टैक्स पेड दिख जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में टैक्स लायबिलिटी दिख जाएगी, कितना आपका टैक्स बन रहा है। उसके बाद में आप ई-फिलिंग पोर्टल से इसको सबमिट कर सकते हैं, ID पासवर्ड यूज करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न में जा कर के आप देख सकते हैं कि आपने भर दिया है, प्रोसेसिंग में है, कहाँ पर है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप भर देंगे। अगर आप बीच में अटक गए हैं तो रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा से वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको भरना है, ITR1 आपने भरा है। ठीक है, ITR1 जैसे स्टार्ट करेंगे आप, टैक्सेबल इनकम मोर देन आपकी आ जाएगी। अगर नो करना चाहें न्यू टैक्स रिजीम को नो कर सकते हैं, ऑल टैक्स रिजीम में आप चुन सकते हैं। ठीक है, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे, ग्रॉस इनकम आ जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए टैक्स लायबिलिटी आपकी बैठ जाएगी यहाँ पर, जैसे
इतना आपका पेमेंट बैठ रहा है, मान लो 49,25,000 आपकी इनकम है और 49,25,000 में आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बैठ रही है 12,14,200, तो आपको 12,14,200 पे करना है। कंटिन्यू करके आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिर ई वेरीफाई आप कर सकते हैं यहाँ से। नो टैक्स लाइबिलिटी रहेगी तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जीरो पेमेंट मतलब नो टैक्स लाइबिलिटी, तो नो रिफ़ंड यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अलग अलग के पैटर्न दिखाए गए हैं कि कब टैक्स भरा है आपने, उसकी लाइबिलिटी है तो मिलेगा पैसा। ई वेरीफाई आप कर देंगे, ई वेरीफाई करना ज़रूरी है टैक्स भरने के बाद में, अन्यथा आपका रिफ़ंड वगैरह है नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ITR 1 में थी। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।